तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है ये कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग से एक बॉल अटैच होता है और ये जो कोनिकल पेंडुलम है, मतलब जो बॉब है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में इस तरह से घूमता है। मतलब एक सिंपल पेंडुलम होता है जो कि इस तरह से ऑसिलेट करता है, और कोनिकल पेंडुलम है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमता है ऐसे, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहा गया है स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.3 मीटर whose upper end is fixed to a ceiling. The sphere revolves as a conical pendulum with horizontal circle of radius 0.5 meter. Find the time period. तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल का रेडियस दिया गया है, मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 0.5 मीटर। स्ट्रिंग का लेंथ दिया गया है, ये है 1.3 मीटर। तो ये वर्टिकल हाइट जो होगा ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं ये अभी एंगल थीटा है, ठीक है। बॉब का मास दिया हुआ है 0.2 kg। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा mg, इधर आएगा टेंशन, ठीक है। बस कुल मिलाकर के ये दो फोर्सेज है। अब ये फोर्सेज को हमें रिजोल्व करना होता है। जैसे यहाँ पर टेंशन को रिजोल्व करेंगे, एक तो रेडियल डायरेक्शन में, एक्चुअली में सर्किल में ये घूम रहा है तो सर्किल का सेंटर इधर है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है और उसके परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए होता है। तो टेंशन ऐसा फोर्स है जो ना रेडियस की तरफ है ना परपेंडिकुलर है, तो उसको रिजोल्व करेंगे, है ना। mg पहले से ही रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो इसको mg को रिजोल्व नहीं करेंगे। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा t sin थीटा। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू होती है ω²r, ठीक। तो चूंकि ये ऊपर नीचे मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो कह सकते हैं कि जितना फोर्स ऊपर होगा t cos थीटा उतना ही नीचे आना चाहिए mg। ये हो गया पहला इक्वेशन। और रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। रेडियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है t sin थीटा, है ना। ये हो गया t sin थीटा। एक्चुअली में इसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो सेंट्रीपेटल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इफेक्ट कितना आता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ω²r, ठीक है। तो ये एक्चुअली में सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का इफेक्ट है, दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो ये आ गया अपना दूसरा इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमें सोल्व करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर वाले से डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा t cos थीटा और इधर आएगा mg। तो t और t कैंसिल, m और m कैंसिल, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ω²r/g। तो यहां से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ω² का वैल्यू आएगा g tan थीटा डिवाइडेड बाई r, g tan थीटा डिवाइडेड बाई r, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ये r है 0.5, मैं ये ट्रायंगल यहां बना देता हूं। स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 1.3, ये दिया गया है 0.5, तो ये जो हाइट है ये आ जाएगा 1.2। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 1.2। तो जब इसमें हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, ये थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू आएगा 0.5/1.2। g का वैल्यू 10 रखेंगे, tan थीटा
0.5 डिवाइडेड बाई 1.2 और रेडियस जो है ये भी 0.5 है ना, ये रेडियस 0.5 मीटर का है। तो ये एक्चुअली में आ गया 10 डिवाइडेड बाई 1.2, यानी ओमेगा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा √100 डिवाइडेड बाई 12, तो 10 डिवाइडेड बाई 2√3 ऐसे कहा जा सकता है ना। ये ओमेगा हो गया। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आएगा यहां से अगर निकालेंगे तो 2 पाई इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये हुआ, यहां से कैंसिल कर सकते हैं है ना। तो ये हो जाएगा 2√3 पाई डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया टाइम पीरियड का वैल्यू। ठीक, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखेंगे कहा गया है अ मॉस्किटो ऑन एन एलपी रिकॉर्ड ऑफ ए ग्रामोफोन डिस्क। ग्रामोफोन डिस्क का मतलब है पहले गाने सुनने के लिए जो कैसेट हुआ करते थे वो एक डिस्क के फॉर्म में हुआ करते थे, है ना, कुछ इस टाइप का, और ये डिस्क जो है घूमता रहता था तब गाने जाकर के बजते थे। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। कहा गया है रोटेटिंग विथ 100/3 RPM, ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना। तो पहला काम तो हम लोग ये करेंगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। दिया गया 100/3 RPM, मतलब कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 100/3/60। 1 मिनट में इतना करता है तो 1 सेकेंड में निकालना होता है, क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 कैंसिल हो गया। इनफैक्ट इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/9 RPS, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो होता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी पता है तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2πn, तो 2πn का वैल्यू हो गया है 5/9, यानी 10π/9, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब आगे कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क इज 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्क है यहां से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मॉस्किटो बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बिना स्लीप किए हुए इस डिस्क के साथ में घूम रहा है। तो बताना है कि मॉस्किटो और डिस्क के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मॉस्किटो एंड डिस्क। तो ये जो डिस्क है अभी मैंने ऐसे दिखाया है, अगर मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, साइड व्यू नीचे से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा ये डिस्क। डिस्क का सेंटर यहां पर और मॉस्किटो कहीं यहां पर है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है एक्चुअली में ये जिस सर्किल में घूम रहा होगा उस सर्किल का रेडियस हो गया है, तो इसको मैं R ले लेता हूं, है ना, रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये जो मॉस्किटो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे आएगा mg, ऊपर आएगा नॉर्मल, और चूंकि ये ऐसे घूम रहा है तो सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, और वो जो फोर्स होगा वो होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिल रहा होगा और वो सर्किल में घूम रहा होगा। तो हमें पता है कि n और mg, चूंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो n और mg दोनों इक्वल होंगे, और इसको जो भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिल रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है। तो इसको लिखेंगे ω²r, जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया। तो मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा F = मास ऑफ मॉस्किटो इंटू एक्सेलरेशन ω²r, ये होना चाहिए। अब जो है हम लोग यहां पर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले निकालने की कोशिश करते हैं। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि जो मॉस्किटो है वो स्लीप होने वाला होगा। जब स्लीप होने वाला होगा तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअली में होता है μ × n के इक्वल = mω²r, और ये जो म्यू हमने लिखा है ये म्यू मिनिमम है। इससे ज्यादा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो सर्टेनली ये घूमता रहेगा, इतना होगा तो ही घूमता रहेगा, इससे कम होते ही वो स्लिप कर जाएगा, है ना।
तो ये हो गया मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल जो है mg के इक्वल आएगा, जैसे वहां पर बताया गया, इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। m और m कैंसिल हो गया, है ना। तो म्यू मिनिमम की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू यहां से आप देखेंगे आएगा ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई g। तो ओमेगा के वैल्यू आया है 10 पाई बाई 9, यानी 100 पाई स्क्वायर बाई 9 का स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली में ये 81 आएगा। ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर। आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बाई 100 इसको लिखा जा सकता है ना, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू भी यहाँ पर 10 रखेंगे। तो ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू मिनिमम की जो वैल्यू आई वो आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू मिनिमम से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है पाई स्क्वायर बाई 81 से बड़ा या बराबर होगा, तभी जो है ये मॉस्किटो बिना स्लिप किए इस डिस्क के ऊपर रोटेट करता रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, जिसमें ये जो पहला एग्जांपल है इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड वोलेटाइल जो होता है उसका एग्जांपल दिया गया है। ये एक्स वाई एक्सिस हो गए, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका गया है। तो ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। इसमें पूछा गया है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, जो कि पैराबोलिक है यहाँ पर, when velocity vector makes an angle alpha is equal to theta by 2 with horizontal. Also find radius of curvature at a highest point. तो जैसे यहाँ पर थीटा से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, जब आगे ये पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, और हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इस वेलोसिटी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना। मतलब ये जो पैराबोलिक पाथ है एक्चुअली में ये किसी न किसी सर्किल का पार्ट होगा। ये सर्किल ऐसा हो सकता है ना। इस सर्किल का सेंटर कहीं इधर आएगा, जरूरी नहीं कि एक एक्सिस पर हो, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जरूर होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, और ये जो रेडियस है वो पाथ के परपेंडिकुलर होता है ना। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो छोटा सा आर्क है यहाँ पर, ये इस बड़े से सर्किल का पार्ट है। तो इस सर्किल का जो रेडियस होगा ये आर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन होता है जी। तो जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो सकता है रेडियल डायरेक्शन में और एक हो सकता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि ये एंगल अल्फा है तो, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हुआ। अब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो जी का कंपोनेंट निकालेंगे रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में आएगा जी कॉस अल्फा, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। और एक कंपोनेंट जी का आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल या पैरेलल हो सकता है, यहां पर एंटी पैरेलल है। तो जी का कंपोनेंट इधर आएगा जी साइन अल्फा, इसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये हम लोग जानते हैं कि ये वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है, जहां पर आर क्या है, इस सर्किल का रेडियस होता है और वी इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना। तो अगर इसको इक्वेशन को यूज किया जाए, जैसे वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा, तो इसका मतलब ये है कि यहां से आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, ठीक है। अभी इसमें से v हमें पता नहीं है, तो v कैसे पता करेंगे, चूंकि इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था थीटा एंगल पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसका u cos थीटा, ठीक है।
और ये जो v वेलोसिटी है ये अल्फा एंगल पर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा। हमें पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, मतलब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो v का वैल्यू यहां से आ गया u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। तो ये v की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। ये वैल्यू आया है u स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई g, यहां पर रखना है cos, इसको स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा है, cos अल्फा यहां पर तो cos क्यू अल्फा ये आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू आया ये हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g cos क्यू अल्फा। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसको आप चाहें तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर दिया गया है कि अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 रखना है। जब अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 रख देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा g cos क्यूब थीटा बाई 2, है ना। ऐसे रखा जा सकता है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर कहा गया है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी अल्फा की वैल्यू वहां पर 0 हो जाएगी। तो कह सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट अल्फा विल बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमने फाइंड किया है एट अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और ये फाइंड करेंगे अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा का वैल्यू 0 रखने से यह आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g। अल्फा का वैल्यू 0 रखने से cos क्यू अल्फा 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आया। ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पर, और ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू 0 पर। मतलब इसको हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देता हूं RH, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये एक्चुअली में पैराबोला है। पैराबोला जो है उसका छोटा सा पोर्शन लेंगे तो ये भी किसी न किसी सर्किल का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर RH जो है वो यहाँ पर आया है। अगला एग्जाम्पल भी रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि एक टावर से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। एक्सेलरेशन नीचे है g। तो जब ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा तो हमें इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है, तब जब वेलोसिटी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जब ये अल्फा एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, तब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पता करनी है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि छोटा सा जो आर्क है ये एक्चुअली में किसी सर्किल का पार्ट होगा। इस सर्किल का हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन यहां पर होता है g, और ये है एंगल अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक, अब ये वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है और ये रेडियल डायरेक्शन है, तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो g है, g का कंपोनेंट निकालेंगे रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इधर आएगा g cos अल्फा, है ना। g cos अल्फा आ गया। ये है एक्चुअली में नॉर्मल एक्सेलरेशन, और एक कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आएगा g sin अल्फा, है ना। तो यहां पर हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसका कांस्टेंट रहता है। इनिशियली u दिया गया था तो यहां भी u रहेगा। ये नेट वेलोसिटी है v, तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आएगा v cos अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा v cos अल्फा। क्योंकि कांस्टेंट रहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u और v cos अल्फा इक्वल होने चाहिए। v cos अल्फा इज इक्वल टू u, यानी जो v होगा यह आएगा u डिवाइडेड बाई cos अल्फा। ये v हो गया, है ना। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है ये होता है v स्क्वायर बाई r,
जहां पर r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन यहां से आया है g cos अल्फा, ठीक है। तो v की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू g cos अल्फा। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यह आएगा u स्क्वायर बाई जी cos क्यूब अल्फा, ठीक। तो अगर हमें अल्फा एंगल बताया गया हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड अभी हम लोग दो एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें से ये पहला एग्जांपल है, इसमें एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है। कहा गया है कि जब ये बॉब मीन पोजीशन से पास करता है तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इसका वेट का 3 गुना है, यानी कि 3 mg टेंशन है, ठीक है। तो बताना है कि इस स्ट्रिंग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूं। When bob passes through mean position, tension in string is 3 times the weight of the bob. Then find maximum angular deflection from mean position. तो अगर यहाँ पर टेंशन 3 mg है तो मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखता हूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। नीचे इसका वेट आएगा mg, ऊपर टेंशन दिया ही गया है, तो एक्सेलरेशन जो होगा इधर ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। l क्या है एक्चुअली में कह सकते हैं कि सर्किल का रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ पर ये घूमेगा, है ना। तो ये दो फोर्सेज लग रहे हैं, ये एक्सेलरेशन है, तो मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं। एक्सेलरेशन चूंकि ऊपर है सेंटर की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन की तरफ जो फोर्स है उसको लिखेंगे 3 mg, ये वाला फोर्स, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई l, है ना। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 2 mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। तो m और m कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2gl, है ना। तो जैसे ही ये वेलोसिटी आता है अंडर 2gl तो हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री से घूमेगा, है ना। अगर जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी हो इसकी तो उनको पता है कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी अंडर रूट 2gl होता है तो 90 डिग्री से घूमता है, और अगर वेलोसिटी यहाँ पर अंडर रूट 5gl होता है तो सर्किल को कंप्लीट करता है ना। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं डिराइव करवा देता हूं, है ना। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि शुरू में यहाँ पर है तो इसके पास जो वेलोसिटी है ये है अंडर रूट 2gl। अब मान लिया जाए कि ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो यहाँ चले जाता है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से बताता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको ले लेते हैं इनिशियल पोजीशन और इसको ले लेते हैं फाइनल पोजीशन। अगर इधर जो है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पर जाकर के ये कहीं रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और यहाँ पर थी अंडर रूट 2gl, ठीक। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी ने निगेटिव वर्क किया होगा क्योंकि mg नीचे लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। ये l है तो ये आएगा l cos थीटा। तो ये जो हाइट, जितना हाइट ऊपर गया है इसकी वैल्यू आएगी l, पूरा लेंथ l है, इसमें से l cos थीटा माइनस कर देंगे तो इतना हाइट से ये ऊपर गया है, ठीक है। तो ग्रेविटी का वर्क डन लिखेंगे माइनस mg इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट l1 माइनस cos थीटा। टेंशन का वर्क डन 0 आएगा क्योंकि टेंशन जो होता है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग, जबकि फोर्स लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, और इसलिए उसका वर्क डन 0 आएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो कि स्पीड 0 कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे हाफ m इंटू इस वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि आ जाएगा अंडर रूट 2gl, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो गया, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया mgl 1 माइनस cos थीटा
इज इक्वल टू 2 कैंसिल mgl, है ना। तो mgl इधर से और mgl इधर से कैंसिल हो गया, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये हो गया 0, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर टेंशन 3 mg होगा तो ये जो स्ट्रिंग है ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। इसमें देखेंगे एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल रखा गया है जिसका मास मान लेते हैं m है। यहाँ से ग्राउंड से 5 मीटर के हाइट पर यह पार्टिकल रखा गया है, यहाँ से ये रिलीज किया जाता है। जितने भी सरफेसेज हैं वो सारे स्मूथ हैं और यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस r है, ठीक। तो जब इस पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा जाता है तो इस सर्किल के अलोंग घूमेगा, है ना। तो पूछा गया है कि इस रेडियस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है जिससे ये पार्टिकल इस सर्किल को, मतलब सर्कुलर ट्रैक को कहीं भी छोड़े नहीं, जहां तक ये सर्कुलर ट्रैक है उस ट्रैक को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है कि मान लेते हैं कि ये जो r है इसका रेडियस है और ये मैक्सिमम रेडियस है। तो मैक्सिमम रेडियस होने का मतलब है कि जस्ट सर्किल को कंप्लीट कर रहा होगा। जस्ट सर्किल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी जरूरत होती है, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती है √5gr मैक्सिमम, √5gr वेलोसिटी की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये 5 मीटर के हाइट से आएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आएगी, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। जब यहाँ से 5 मीटर नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी बाई mgh, h जो है वो 5 मीटर है ना। इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, जितनी लॉस होगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, हाफ m इंटू v²। तो यहाँ से m और m कैंसिल कर देंगे तो v का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 10 इंटू 10, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड, यह आ गया। और ये जो वेलोसिटी इसकी यहाँ पर आई है वो अगर इसके इक्वल हो गई तो ये जस्ट सर्किल को कंप्लीट करेगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस v को मैं इक्वेट कर देता हूँ √5gr मैक्सिमम से, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5gr मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम जो है ये आ गया 2 मीटर, मतलब इससे कम रेडियस रहेगा तो सर्टेनली ट्रैक को कंप्लीट करेगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो रिस्क है हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही कहीं पाथ को छोड़ देगा वो, है ना।